सो वी विल बिगिन विद द नेक्स्ट एंड न्यू चैप्टर डीपीएसपी। इसके 38 क्वेश्चंस है जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम बारी बारी से करते हैं इनको। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। फंडामेंटल है गवर्नेंस की, किसी कंट्री के गवर्नेंस में ये फंडामेंटल है। और इंडिया में देखो, ये डायरेक्टिव यानी ये डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को कि उसको अपनी पॉलिसी कैसे बनानी है। अरे बात समझ में, ये वर्ड खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये डायरेक्टिव्स है। ठीक है, ये सर्टेन प्रिंसिपल्स है जिसपे स्टेट को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। इसका बेसिक मतलब ये है। और यही सेम दूसरी वर्डिंग में इन्होंने लिख दिया ऐसे कि फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अरे बात समझ में। तो फर्स्ट ठीक है हमारा, तो इसको एलिमिनेट कर दो। आगे देखते हैं। द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ मेड देम नॉन एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ऐसे कह रहा है कि 24th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने इसको नॉन एनफोर्सेबल कर दिया कि किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये एनफोर्सेबल थे ही नहीं, कभी भी नहीं थे। ठीक है, दे वर ऑलवेज नॉन एनफोर्सेबल। ठीक है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जब हमें आज़ादी मिली थी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट किया था, अडॉप्ट किया था 1947 1950 के टाइम्स में। तो उस टाइम क्या था कि हमारे कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो इतने से रिसोर्सेज में हम इतने सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे कि भाई इसमें ऐसे बोला इन्होंने कि साइंटिफिक लाइंस पे डेवलप करना है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं डीपीएसपी में। ठीक है, तो उन सब का फुलफिल करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये कभी भी एनफोर्सेबल नहीं थे कोर्ट में। ठीक है, कि अगर इनको एनफोर्सेबल करते तो इतना सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं था कि इनको एनफोर्स कर पाए। अरे बात समझ में। अभी जैसे जैसे लॉ बन रहे हैं वैसे वैसे इनको एनफोर्स किया जा रहा है बाय वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशंस, बट अभी शुरू में ही नहीं थे नॉन एनफोर्सेबल, कभी भी नहीं थे ये। अरे बात समझ में। तो वैसे कुछ केसेस में ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये नॉन एनफोर्सेबल है, काफ़ी केसेस में बोला है, बट ये स्टार्टिंग से ही नॉन एनफोर्सेबल थे। अरे बात समझ में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी अमेंडमेंट से इनको बोलो, ये स्टार्टिंग से ही नॉन एनफोर्सेबल थे। और ये लिखा हुआ भी है, मैं बताऊँ कहाँ पे, एक सेकेंड। ये आर्टिकल 37 जो डीपीएसपी में आता है ना, उसमें क्लियरली मेंशन है कि दीज आर नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट। ठीक है, क्लियरली मेंशन है। उन्होंने आज तभी लिख दिया था बनाते टाइम में कि भाई हम लोग ये लिख रहे हैं कि नॉन एनफोर्सेबल, इससे सिर्फ तुम प्रेरणा ले सकते हो कि तुमको ऐसे लॉज बनाने हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। सेकंड गया तो हमारा आंसर आ गया, नहीं अभी भी आंसर नहीं आया, निकालना पड़ेगा। द एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एक्सप्लिसिटली मतलब एकदम सामने लिखा हुआ शब्द है। इम्प्लिसिट क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना राइट टू, जैसे आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि इम्प्लिसिट है, उसके अंदर मेंशन है प्रेस का फ्रीडम। ठीक है, तो वो इम्प्लिसिट हो गया। एक्सप्लिसिट मतलब सामने मेंशन है। तो हाँ, ये बात सामने मेंशन है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है आर्टिकल 50 में कि जो जुडिशरी है उसका सेपरेशन करो एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, फ्रॉम इन द सर्विसेज। तो C 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीपीएसपीज। फिर से वही स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है इस बारी। फॉर डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ डीपीएसपी में बी कंसिडर टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 and 19। ये ऐसा कह रहे हैं कि देखो नॉन एनफोर्सेबल तो है, ठीक है, नॉन एनफोर्सेबल है, पर जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस आ गया, ठीक है, कोर्ट के सामने, जैसे सबरीमाला केस आया था, तो ऐसे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले केसेस होते हैं ना, जैसे केशवानंदा भारती केस था। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होता है कि कोर्ट्स कई बार डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि जो वर्डिंग्स लिखी होती है किसी लॉ में या लेजिस्लेशन में वो बहुत ही वाइड होती है, तो वो इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। तो इसलिए वो इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, जैसे डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रीएम्बल। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो नॉन एनफोर्सेबल है, जैसे डीपीएसपी, प्रीएम्बल, तो ये नॉन एनफोर्सेबल चीज़ें हैं, पर इनका यूज़ किया जा सकता है केसेस के इंटरप्रिटेशन में कि भाई ये चीज़ सही है कि गलत है। अरे बात समझ में। तो उस हिसाब से, और ये ठीक है भी, इनको कंसिडर किया जा सकता है कि आर्टिकल 14 या 19 के रिलेशन में रीजनेबल चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हम इनको वैलिडेट कर सकते हैं, इनको मान सकते हैं। ठीक है, अभी भी ये नॉन एनफोर्सेबल है, पर सिर्फ इनसे प्रेरणा लेकर या फिर इनको ऐसे इनको एज अ आइडल रखकर हम देख सकते हैं कि कोई लॉ रीजनेबल है कि नहीं है। अरे बात समझ में। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखते हैं। इन द मिनर्वा मिल्स केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन केस ऑफ क्वेश्चन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज फंडामेंटल राइट शुड बी गिव प्राइमेसी। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं कि जब इनकी मिनर्वा मिल्स केस में जब ऐसा सीन हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपीज में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने ये बोला था कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी से, पर ये गलत है। मिनर्वा मिल्स केस में ये बोला था कि दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है।
अरे बात समझ में, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस बनाओ, किसी एक को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, इसको मतलब ध्यान से देखना, इसमें ऐसा है कि दोनों में वो बैलेंस बना के चलना है, किसी एक को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या मेंशन है कि आर्टिकल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें से डीपीएसपी बताना है हमें, ठीक है, कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ये तो आर्टिकल 50 हमने अभी देखा, मैंने आपको बताया था कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी वाला आर्टिकल 50 में मेंशन है। देखो मैंने लिखा भी ये रहा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है ना, तो बाकी ये हटा दो फिर। सेकंड ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तीनों में चारों में ही है फर्स्ट तो, कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हाँ आर्टिकल 51 में मेंशन है, तो ये भी ठीक है बिल्कुल। अब देखते हैं फर्स्ट सेकंड। अब देखो थर्ड ठीक है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, कि विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन इसी में है, आर्टिकल 42 में है। नहीं 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 नहीं, ये आर्टिकल 40 में है विलेज पंचायत वाला, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, वो आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी, 40 मान एंड 40 चोर, पता नहीं ऐसे करके उसका कुछ नाम है, तो उससे रिलेट करना ये, ठीक है, कि वो स्टोरीज थोड़ी पुराने ज़माने में बेस्ड थी ना, थोड़ा विलेज जैसा सेटअप होता था वहाँ पे, तो 40 करके विलेज पंचायत कहाँ पे 40 में चोरी हो गई, तो पंचायत के पास जाएंगे, तो विलेज पंचायत आर्टिकल 40, 40 मान पता नहीं ऐसे करके, 40 मान 40 चोर, पता नहीं ऐसे करके कुछ था, तो आप रिलेट कर लेना इसको, ये आर्टिकल ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो जब हमने थर्ड को गलत कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 और 2 ओनली, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है, ये आर्टिकल 40 में मेंशन है, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। जब आर्टिकल 40 में पंचायत आ गया तो ये तो वैसे भी बेसिकली गलत हो गया, पर फिर भी ये फिर कहाँ मेंशन है मैटरनिटी रिलीफ वाला, ये वाला मेंशन है आर्टिकल 42 में, ठीक है, ये आर्टिकल 42 में मेंशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 38 के बारे में पूछा है, 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहले ये क्या होता है कि आर्टिकल 38 में मेंशन है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, स्टेट को बोला है कि पीपल का वेलफेयर करने के लिए उनको हेल्प करना है, तो आर्टिकल 38 ये है। अब देखो इसमें से तीनों गलत नहीं है, तीनों सही नहीं हो सकते हैं, देखते हैं। डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, बात ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए वर्क करता है ये, फर्स्ट ठीक है, तो ये हटा दो। अब सेकंड गलत बताया इन्होंने यहाँ पे, देखो सेकंड, इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, नहीं, ये आर्टिकल 39 में मेंशन है, आर्टिकल 39 में मेंशन है, तो ये आर्टिकल 39 में मेंशन है ये वाला, कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, तो मतलब 38 में नहीं है, तो सेकंड हटा दिया था हमने पहले ही। उसके बाद में थर्ड देखते हैं, द आर्टिकल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऐसे कह रहे हैं कि 44th से ही 38 वाला अमेंडेड ओनली वंस, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको सिर्फ एक ही बार अमेंड किया है। देखो यहाँ पे ना डीपीएसपी की कंबाइन बात नहीं की गई है कि सारे डीपीएसपी सिर्फ एक बार अमेंड हुए, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि जो आर्टिकल 38 है ना उसी को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया है, वो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है इसको सिर्फ एक ही बार अमेंड किया था, और इसमें इन्होंने क्या ऐड किया था, एक सेकेंड, इन्होंने ऐड किया था इसमें, यहाँ लिख देती हूँ, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इनमें इनइक्वालिटीज़ चारों में कम करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से, किस में, आर्टिकल 38 में। किस में इनइक्वालिटीज़ कम करने, इनकम में, उसके बाद में स्टेटस में, फैसिलिटी में और अपॉर्चुनिटी में, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया ए, 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आर्टिकल 19 में मेंशन है, और हमारे पास ये राइट है कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। अरे बात समझ में, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है कि वी हैव द राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड वाला देखते हैं, द 95th अमेंडमेंट एक्ट एडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हुआ था 97th अमेंडमेंट से, ठीक है, 97th अमेंडमेंट हुआ था, और ये था 43B DPSP जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। अरे बात समझ में, हमने पहले भी किया था कि जो 97th अमेंडमेंट था ना उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कोऑपरेटिव से ऐड हुई थी, ठीक है, ये जो आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव वर्ड है ये भी इसी अमेंडमेंट से था, और ये 43B में जो DPSP है ये भी इसी अमेंडमेंट से था, ठीक है, तो ये जो 97th अमेंडमेंट है इससे इन दोनों में अमेंड किया गया था, कोऑपरेटिव वर्ड लाया गया था। तो अरे बात समझ में, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा ठीक हो गया,
तो हमारा 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर देखो, बेसिक स्ट्रक्चर कहीं मेंशन है, इस बात को ध्यान रखना, रट लेना कि कहीं भी कोई भी लॉ में नहीं मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिफाइन एकदम डिटेलिंग नहीं दी है बेसिक स्ट्रक्चर की, बस वो केस बाय केसेस पे बताते रहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है या मतलब इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब इनमें से देखते हैं इनमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहा है। देखो किसी में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है। देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, आरी बात समझो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, उसमें ये होना ज़रूरी है बेसिक स्ट्रक्चर में। तो देखो सेकंड है तो ये हटा दो। उसके बाद में सोशल जस्टिस, ये तो मिलना ही चाहिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये दोनों, फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए, सोशल जस्टिस सोशल डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ठीक है, ये तो देखो यहाँ पे भी मेंशन है। अब 3 और 4 में से कोई एक ही ठीक होगा या हो सकता है दोनों ही ठीक नहीं हो, तो मैं वो चेक करना है। सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी से। हमने ऊपर देखा था मिनर्वा मिल्स केस में क्या बोला था, बैलेंस बना के चलो दोनों में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये गया तो इसको हटा दो। 4 देखो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो जाएगी तो पार्लियामेंट तो जो मन में आया वो करेगा, तो A1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज नॉट एडेड बाय अ वे ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा डीपीएसपी है जो अमेंडमेंट से नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये किया था इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट से। इसको पता है, एक सेकेंड को मैं पहले बता दूं आपको फिर बताती हूँ। 42nd से टू प्रमोट इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड वाला, ये भी इसी से 42nd से और इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और ये दोनों कहाँ पे ऐड है, आर्टिकल 39A में। इसको देखो ऐसे याद करना कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे एक वो कोट आया था ना, गरीबी हटाओ देश बचाओ, समथिंग ऐसा कुछ, नहीं वो तो अलग था, गरीबी हटाओ वाला आया था, एक स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी जी ने। तो उस हिसाब से याद करना कि लीगल एड पुअर को देने के लिए इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी माँ के समान है तो उन्होंने चिल्ड्रंस का भी सोचा, इस हिसाब से ट्रिक लगा के याद कर लेना कि दोनों इंदिरा गांधी जी ने अमेंडमेंट से किया था। थर्ड देखते हैं, टू सिक्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, यही आंसर है। ठीक है, हमें पूछा था कि अमेंडमेंट से नहीं आया, अमेंडमेंट से नहीं आया मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, कि जो मटेरियल रिसोर्सेज है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना कॉमन गुड के लिए, और ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 39 और 38 में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 38 जो है वो वेलफेयर के लिए है और 39 वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये हम भी ऊपर करके आए ना, ये वाला 44th अमेंडमेंट, ये नहीं, ये रहा यहाँ किया था हमने 44th अमेंडमेंट 1978 में, तो ये वाला था 44th अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये भी ओरिजिनल नहीं है, सारे अमेंडेड है, सिर्फ यही वाला एक आंसर है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी आर सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब देखो जो डीपीएसपी है ना वो डिफाइन नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है कि ये सोशलिस्ट है या ये लिबरल है या गांधीयन है। ठीक है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवर स्टडी हमने इसको ईजी बनाने के लिए इन तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवीजन नहीं मेंशन है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा सोशलिस्ट है। देखो 3 ही है और तीनों में हमें बताना है कि इनमें से चार में से हमें बताना है कि इनमें से सोशलिस्ट कौन सा है। देखो सोशलिस्ट वो होता है ना जो प्रमोट करे सोशल डेमोक्रेसी को या सोशल प्रिंसिपल्स को प्रमोट करेगा, तो इनमें से बस चेक कर लो कि कौन प्रमोट कर रहा है। देखो टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर लोगों के लिए जस्टिस की बात की जा रही है, सोशल प्रिंसिपल है। टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, ये ह्यूमन राइट्स जैसा है, सोशल प्रिंसिपल है, करेक्ट है। उसके बाद में टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। देखो कॉटेज इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव बेसिस ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये सोशल वर्क नहीं हुआ, एक टाइप का डेवलपमेंट वर्क हो गया, और ये आता है गांधीयन प्रिंसिपल में। वही बात करते थे ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाओ, ये करो वो करो, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है। ये तो थर्ड गया पहले, तो फोर्थ देखते हैं। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये आता है, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है क्योंकि देखो एजुकेशनल तो चलो सोशल हो गया, पर इकोनॉमिक सोशल उसका पार्ट नहीं है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये उसका पार्ट नहीं है सोशल का, सिर्फ ये ऊपर वाले 2 सोशल वर्क के पार्ट है, ये दोनों सोशल वर्क नहीं है, सोशल वर्क से आगे बढ़ के काम है ये। ठीक है, ये वाला प्योर सोशलिस्ट है, जस्टिस की बात है
और ये ह्यूमन कंडीशन की बात है। और ये दोनों है ना, ये थोड़े गांधीयन प्रिंसिपल है, थोड़ा सा सोशल जस्टिस से थोड़ा ऊपर बढ़ के बात की इन्होंने, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, है क्या मेंशन, हाँ ये रहा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें से है आर नॉट एनश्राइंड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो पार्ट 4 में नहीं मेंशन है, ठीक है। पार्ट 4 में इनमें से क्या नहीं मेंशन किया गया है, तो हमें वो बताना है। अब हम देखेंगे क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज, कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो क्लेम करें कि हमारा राइट्स है सर्विसेज पे। ये तो फंडामेंटल राइट्स में आएगा ना, एक सेकेंड, अगर फिर भी अगर बड़ा बात करें तो डीपीएसपी में ऐसा कहीं मेंशन है कि वो क्लेम कर सकते, क्योंकि डीपीएसपी तो इन्फोर्सेबल है ही नहीं कोर्ट्स में, ठीक है। तो डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो क्लेम भी नहीं कर सकते कि भाई हमें राइट्स जो डीपीएसपी में मेंशन है। तो ये तो पक्का ही गलत होगा, इसको ऐसे टिक कर दो। अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि ये कहाँ मेंशन है तो आप इसको पहले गलत कर दो। क्लेम कि SC/ST क्लेम करेंगे कि भाई हमारा रिजर्वेशन हमें दो, वो नहीं कर सकते ना डीपीएसपी में अगर मेंशन है तो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फोर्सेबल है ही नहीं। तो ये फर्स्ट गलत हो गया। फिर भी मैं बता देती हूँ कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 335 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, या नहीं मेंशन। सेकंड देखते हैं, टू प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हमने ऊपर पढ़ा भी, गांधीयन प्रिंसिपल है और आर्टिकल 46 में मेंशन है। तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, वो डीपीएसपी का पार्ट नहीं है था फर्स्ट वाला। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद बिटवीन नेशंस, ये है लिबरल इंटेलेक्चुअल्स का पार्ट, ठीक है, कि दूसरे नेशंस के साथ हमें अच्छा बना के रखना है, ये सारी चीज़ें। तो ये नहीं है, हमारा आंसर है सिर्फ ये भी है। तो जो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वाला डीपीएसपी में जो नहीं मेंशन है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, डीपीएसपी इज द डायरेक्शन टू द पीपल ऑफ द पीपल टू द स्टेट। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो लोगों की डायरेक्शन है, लोग डायरेक्ट कर रहे हैं स्टेट को कि तुम ऐसे काम करो और नहीं करो। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट कर रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डायरेक्ट कर रहे हैं स्टेट को। हम थोड़ी जाके बता रहे हैं स्टेट को कि भाई इक्वल जस्टिस दो लोगों को, ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करो, पीपल थोड़ी बता रहे हैं, ये गलत है। देखो कितना वाहियात स्टेटमेंट बनाया इन्होंने, तो इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने जो जस्टिस लिए सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये रशिया से लिया हमने वर्ड, ठीक है। जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच से लिया है, वैसे ही ये जस्टिस जो है तीनों टाइप की हमने रशिया से लिया है। तो सेकेंड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डीपीएसपी मीनिंग सेम आ रहा है कि एक इंस्ट्रक्शंस का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुए स्टेट के लिए, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है किसके लिए, स्टेट के लिए, सेम मीनिंग है। अभी हमें बताना है कि कौन से एक्ट में मेंशन है। तो ये बहुत ईजी है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अब उसमें तो क्या समझाऊँ, फैक्ट ही था, ठीक है। सेकंड देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें इन चारों को बताना है कि इनमें से सोशलिस्ट कौन सा है नेचर में। हम ऊपर भी देख के आए हैं, दोबारा देखेंगे। इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये था उसमें स्टेटमेंट, ठीक है, कि ये सोशल जस्टिस का पार्ट है। उसके बाद में टू सिक्योर अ लिविंग वेज फॉर ऑल द वर्कर्स, ठीक है, टू सिक्योर अ लिविंग वेज टू ऑल द वर्कर्स, ये भी ठीक है, सोशल में ही है कि लिविंग वेज किसी को मतलब बेसिक नेसेसिटी है ये, कि भाई लिविंग वेज सबको दी जानी चाहिए कि वो अपना गुजारा कर सके, ठीक है, 2 वक्त का खाना आ जाए, लिविंग वेज, तो ये सोशलिस्ट में है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, ये कितना आगे जाके, ये थोड़ा लिबरल थॉट नहीं लग रहा कि भाई साइंटिफिक लाइन्स पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का डेवलपमेंट करो। ये सोशल नहीं है ना, सोशल से आगे बढ़ के है, थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहा है। जो चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ फोकस करेगी ना वो लिबरल में आएगा, तो ये गलत हो गया। 3 गया, तो हमारा आंसर 1 और 2 आ गया वैसे भी। पर 4 देखते हैं, टू प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, शराब मत पियो, ड्रग्स मत लो। ये सोशलिस्ट नहीं है ये, ठीक है, ये सोशलिस्ट से आगे है डेवलपमेंट। सोशलिस्ट वो होते हैं जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ना, रोटी कपड़ा मकान, उसको फुलफिल करने में हेल्प करे, ठीक है। जो थोड़ा आगे के सोच रहे हैं, बहुत ही आगे, वो लिबरल है। जो थोड़ा कल्चर से रिलेटेड है वो गांधीयन है। तो हमारा आंसर आ गया 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 13th, विद रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग अगेन नॉट करेक्ट, ठीक है, इनमें से नॉट करेक्ट बताना है हमको कि इनमें से डीपीएसपी से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स एम्बॉडी द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही बेसिक बात है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और फंडामेंटल राइट्स है वो दोनों साथ में मिलके कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्रिएट करते हैं,
ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही बात है। ये वाला बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है, किसी को कम ज़्यादा नहीं बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, साथ मिलके उनको बताया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल पुट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट टू अंडरटेक सर्टेन मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये कह रहा है कि जो DPSP है वो ऑब्लिगेशन लगाता है स्टेट पे, ठीक है, कि उनको मेजर्स लेने हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये बात ठीक है। ऑब्लिगेशन इन द सेंस मीन्स उनको फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑब्लिगेशन इन द सेंस उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कि वो ये मेजर लेना ही लेना है उनको। ऑब्लिगेशन इन द सेंस मीन्स उनको ये वेलफेयर मेजर्स लेने हैं लोगों के लिए, ध्यान में रख के करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनानी है। उनके ऊपर कंपल्जन नहीं है, ठीक है, कि तुमको ये करना ही करना पड़ेगा। उनके ऊपर ये है कि जब तुम लॉ बना रहे हो तो तुम पीपल का वेलफेयर करो, ये तुम्हारे डायरेक्टिव्स है। अरे बात समझ में? तो ये ऐसा नहीं है, ये इनको दिमाग में रख के पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। DPSP को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनानी है, उस हिसाब से वर्ड यूज हुआ है ऑब्लिगेशन यहाँ पे। तो बी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दे आर नॉन जस्टिसेबल एंड हैंस कोर्ट्स कैन नॉट यूज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। ये बात ठीक है कि नॉन जस्टिसेबल है, पर कोर्ट यूज ही नहीं कर सकते। कोर्ट कैन नॉट यूज, DPSP को यूज ही नहीं कर सकते कि किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बता पाए। ये गलत है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताने के लिए तो यूज़ किया जा सकता है ना, मैंने ऊपर भी बताया था कि ऐसे काम नहीं आएंगे, पर किसी लॉ में अगर उनको नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, तो कोर्ट इनको यूज़ कर सकता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर DPSP टू बी इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये बात भी ठीक है। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट किया जा सकता है, पॉसिबल है। जैसे मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि राइट टू इक्वालिटी है, और राइट टू इक्वालिटी है ना, तो उसमें और पर यहाँ पे DPSP में मेंशन है कि SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए सेपरेट से वो बनाओ, काम करो, ठीक है। तो ये क्लैश कर गया ना DPSP और इक्वालिटी बीच में, तो ऐसे क्लैश किया जा सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है दोनों के बीच में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा आंसर C इज़ द करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही इनकरेक्ट है इनमें से, और इनकरेक्ट बताना था। अब इनमें से 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास DPSP से रिलेटेड, और इनमें से हमें बताना है कि लिबरल कौन सा है, ठीक है। लिबरल कौन सा है? अब एक ही है इसमें से जो लिबरल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 3-3 दिए हुए हैं, 3-3 का पेयर है। तो अब हम देखते हैं। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस अंटिल द एज ऑफ 6 years, ये लिबरल है। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की बात की है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी लिबरल है। आगे की बात की हुई है, थोड़ा डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ये भी लिबरल है, ठीक है ना। ऐसा उन्होंने कहा है, गांधी जी ने कहा है, ठीक है, जुडिशरी वाला पॉइंट, और ना ही ऐसा सोशल मेजर है कोई। अरे बात समझ में? तो ये कहाँ आएगा? लिबरल में। नेक्स्ट देखते हैं। टू प्रमोट प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, टू प्रमोट प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट गांधी जी में तो नहीं आएगा, सोशलिस्ट तो होगा नहीं ये, और लिबरल ये लग नहीं रहा है। देखने दो। नहीं नहीं नहीं, ये गांधीयन है, ठीक है। ये इन्होंने इसमें ऐसा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन द सेंस कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ये लिबरल प्रिंसिपल नहीं है। तो फोर्थ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 3। 15th देखते हैं। विद रेफरेंस टू द DPSP कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, सिर्फ करेक्ट ही बताना है हमें, ठीक है। और ऐसा लिबरल सोशलिस्ट कुछ नहीं पूछा है। दे फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस ऑफ द पार्टी इन द पावर। ऐसे कह रहे हैं कि अगर पार्टी चेंज हो जाए पावर में, जैसे पहले कांग्रेस थी अब BJP है, ठीक है, पर फिर भी डोमेस्टिक और जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो मेंशन है ना फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल 51 में कि जो स्टेट है वो दूसरे नेशन के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेगा। डोमेस्टिक पॉलिसी में वेलफेयरिज्म की बात की गई है, तो पॉलिसी सेम रहती है गवर्नमेंट्स की। वेलफेयर के बारे में पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, तो वो सेम रहेगी चाहे पार्टी चेंज हो जाए, तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है और कंटिन्यूटी लाता है DPSP। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला सही है। सेकंड देखते हैं। दे हैव हेल्प द कोर्ट्स इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कोर्ट यूज़ करता है DPSP को कोई भी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए, तो इन्होंने कोर्ट को भी हेल्प किया उनकी पावर एक्सरसाइज करने के लिए। तो 1 और 2 तो सही है, ये हटा दो।
इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर नो डायरेक्टिव आउटसाइड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल चैप्टर, कि और कोई डायरेक्टिव इन द सेंस मीन्स और कोई डायरेक्शन ही नहीं दी स्टेट को कि तुम ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर DPSP। गलत है ना ये, हमने ऊपर पढ़ा था ना वो SC/ST वाला जो आर्टिकल 332 कुछ में था। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टिव्स मेंशन हैं बाहर भी, इसके DPSP के बाहर भी बोला है कि ऐसे करो ये नहीं करो, तो ये वाला बिल्कुल गलत है। सिर्फ DPSP में डायरेक्टिव्स नहीं है, उसके बाहर भी डायरेक्टिव्स है। देखो डायरेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ एडवाइसेस टाइप्स की, भाई मैं तुम्हें डायरेक्शन दे रही हूँ कि तुम ऐसे चलो ऐसे मत चलो। तो ये सिर्फ DPSP के अलावा और भी जगह मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये हट गया हमारा A ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 51 ये फॉरेन पॉलिसीज वाला है, ठीक है। तो इसमें पूछा है स्टेट शेल एंडेवर टू, 5 है और हमें इनमें से कोई 3 ठीक होंगे हमारे, ठीक है। तो हम देखते हैं इनमें से, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस ये भी है, फॉरेन पॉलिसी बात की है, पीस एंड स्टेबिलिटी इंटरनेशनली, नेशंस के बिटवीन में ऑनरेबल रिलेशंस, हारमोनियस बैलेंस। उसके बाद में प्रोवाइड रिलीफ टू अदर नेशंस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। नहीं ये क्यों बोलेगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा ये बोल रहा है हमें, हमारे पास खुद के पास तो रिसोर्सेज थे नहीं आज़ादी के टाइम पे, ठीक है, कि हम फाइनेंस कर सके वॉर भी, और ये लोग हमें कह रहे हैं कि हम किसी दूसरे नेशन में इमरजेंसी आए तो हम वहाँ जाके रिलीफ दें, इतने नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज, ठीक है। ये हम पे कंपल्शन नहीं है, ये कहीं नहीं मेंशन है कि तुम ऐसा करो। अरे बात समझ में, तो ये गलत है। फॉर देखो एंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ये बात ठीक है, सेटलमेंट करो भाई दूसरे देशों से, अगर तुम्हारी बहसबाजी हो रही है तो आर्बिट्रेशन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इनमें रिसोर्सेज वगैरह नहीं लग रहे हैं, बेसिक सी चीज़ें कि रिलेशन मेंटेन करके रखो, सीधी सी बात दी हुई है। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर लोकल लॉज, रिस्पेक्ट फॉर लोकल लॉज, नहीं देखो ये ना, ये क्यों गलत है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी, जैसे तमिलनाडु है, ठीक है, तो वहाँ के लोकल लॉज में वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और श्रीलंका नहीं दे रही है, तो इनके लोकल लॉज की रिस्पेक्ट करने से हम इनसे रिलेशन ख़राब कर सकते हैं ना। मतलब मैं वो चीज़ बता रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन का लोकल, जैसे आप जहाँ रहते हो वहाँ का कोई लोकल लॉज की रिस्पेक्ट करेगा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लोकल लॉ की रिस्पेक्ट करे, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही मतलब छोटा स्टेटमेंट है, छोटा इन द सेंस मतलब तुम्हारे अगर लोकल लॉज की रिस्पेक्ट करोगे तो तुम्हारे इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल के साथ होता है बहुत बारी, वहाँ पे ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनके जो लॉज है उस हिसाब से क्लैश हो जाता है काफ़ी बारी। तो ये नहीं है, रिस्पेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, तुम बस फॉरेन पॉलिसी पे अच्छे से फोकस करो। तो 1, 2 and 4 ये सही है, 4th 5th वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस फाइंड्स मेंशन इन बोथ DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में मेंशन है, DPSP में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी, ध्यान रखना फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखो, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, नहीं ये मेंशन नहीं है ड्यूटी में। प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, हाँ ये मेंशन है, ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने ना मेंशन किया कि नेचुरल एनवायरनमेंट, और पर्टिकुलर 2-3 वर्ड्स भी मेंशन है उन्होंने, जैसे फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ, ये सब चीज़ें भी मेंशन है कि भाई इनको ऐसे प्रोटेक्ट करो। तो बी ठीक है। सी देखते हैं, रिनाउंसिंग प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ये सिर्फ ड्यूटी में मेंशन है। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी सिर्फ ड्यूटी में मेंशन है, ठीक है। और ये वाला जो था ये DPSP में मेंशन है। अरे बात समझ में, तो ये इसमें नहीं है, ये फंडामेंटल राइट में भी है पर यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। 18 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आर्टिकल 39 है कब हुआ था अमेंड, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे अमेंड किया गया था इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब इसको देखेंगे हम, इसमें क्या मेंशन है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट्स है, और हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये गलत है ना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको अमेंड किया गया था, और ये था 38th अमेंडमेंट, 38th आर्टिकल में, ठीक है। 38th में है ये इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ वाला, ऊपर अभी करके आए हम लोग, यहाँ पे नहीं है ये मेंशन, तो ये गया। फर्स्ट हटा दो तो हमारा आंसर वैसे भी आ गया। सेकेंड एंड थर्ड
पर फिर भी देख लेते हैं क्या है सेकंड थर्ड में। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। ये ठीक है। 38 में वेलफेयर का बताया है और 39 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज। इट डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू सिक्योर द प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बात ठीक है कि स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो प्रिवेंट जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ करते हैं लोग उसको रोक पाए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए रिसोर्सेज का सबके बीच में। ठीक है, तो ये सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, वन इज द रॉन्ग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं 19th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर पार्ट ऑफ डीपीएसपी। इनमें से कौन सा डीपीएसपी का पार्ट है? 3 स्टेटमेंट्स है। देखो, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वॉट बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स के बीच में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये है मेंशन, एक सेकेंड, फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। ठीक है, और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। एक सेकेंड, हमने यहाँ क्या मेंशन किया था? ये आया था ना यहाँ पे, ये हाँ, ये डीपीएसपी में नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है 6 to 14 ईयर्स वाला। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में है, ये डीपीएसपी में नहीं मेंशन है, तो फर्स्ट हटा दो पहले ही। और है क्या यहाँ पे? नहीं, अब देखो फर्स्ट हटा दिया। अब देखो, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ये डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, ये ड्यूटी है मेरे हिसाब से। हाँ, ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है कि अपनी जो कंट्री है उसका कल्चर उसको मेंटेन करके रखना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर में आता है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये वाला डीपीएसपी है। ठीक है, ये डीपीएसपी है, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ये नेशनल इंपॉर्टेंस की जो जगह है ना उसको मेंटेन करना। तो हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर है। और ये कौन से वाले आर्टिकल में मेंशन है, कौन से डीपीएसपी में? आर्टिकल 49 में, मॉन्यूमेंट्स वाला। ठीक है, तो ये हो गया 20th। देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीपीएसपी के बारे में फिर से बताना है, इनमें से सिर्फ करेक्ट बताना है। दिस सर्व एज अ क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक टेस्ट है। ये बात ठीक है कि उन्होंने सारे डीपीएसपी अगर फुलफिल कर दिए, इम्प्लीमेंट कर दिए, तो गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है। ये फर्स्ट वाला ठीक है। दे आर इंटेंटेड टू फिल इन द वैक्यूम इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स, नहीं, पॉलिटिकल राइट नहीं, पॉलिटिकल राइट तो खुद ही पार्ट 3rd में मेंशन है ना। पॉलिटिकल नहीं, सोशल राइट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो रिसोर्सेज वगैरह करते हैं तो इकोनॉमिक राइट्स मिल रहे हैं, और ये जस्टिस वगैरह की बात हो रही है तो सोशल राइट्स है, एक पॉलिटिकल राइट की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला गलत है, पॉलिटिकल वर्ड इन्होंने गलत इस्तेमाल किया इसमें। नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड हटा दें पहले, आंसर आ गया 1 and 3। 3 क्यों सही है? लेजिस्लेटिव एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये बात ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है, लेजिस्लेटिव एक्शन चाहिए। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल है, उनके लिए लेजिस्लेशन एक्शन नहीं चाहिए होता है, इनके लिए चाहिए। जैसे फ्री लीगल एड है आर्टिकल 39 में, तो उसको इम्प्लीमेंट के लिए हम लाए थे ना नालसा एक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो लेजिस्लेटिव एक्शन चाहिए होता है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीपीएसपी आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना हमें, इनमें से एक ही इनकरेक्ट है इनमें से, बाकी ठीक है 3। अब देखो, इनको बारी बारी से करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये बात ठीक है कि गवर्नेंस किसी कंट्री की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आंसर है हमारा। देखो, ये ऊपर भी करके आए हम लोग कि लिविंग बीइंग के लिए कंपैशन होना चाहिए, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर को प्रोटेक्ट करो, ये हम लोग करेंगे ना, ये हमारी ड्यूटी है, ये स्टेट की ड्यूटी नहीं है कि लिविंग बीइंग के बीच में कंपैशन बनाना। हमारे अंदर भावना ही नहीं है कंपैशन की, तुम कैसे, गवर्नमेंट कैसे कर देगी ये काम हमारा है, हमारी ड्यूटी है, ये डीपीएसपी में नहीं है। तो ये वाला बी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉ गिविंग इफेक्ट टू डीपीएसपी मे बी कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 1419 टू सेव सच लॉ फ्रॉम बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, कि अगर कोई लॉ है और वो डीपीएसपी को इफेक्ट दे रहा है, मतलब कोई लॉ है जिसको हमने बनाया है ताकि वो डीपीएसपी को फुलफिल कर पाए, और वो आर्टिकल 14 या 19 को वायलेट कर रहा है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। अरे बात समझ में। तो ये बात पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जैसे कोई लॉ बनाया हमने, जैसे डीपीएसपी में एक पॉइंट है ना कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना,
ठीक है। तो हमने लॉ बनाया कि जो जितने भी लोग हैं, जैसे अंबानी और ये लोग हैं, इनके जिनके पास 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उन लोगों की ज़मीन हम लोग पूरे लोगों में डिवाइड कर देंगे। अब जो मुकेश अंबानी बोलेगा भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, मेरे पास तो राइट है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या बिजनेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, तो मैं ऐसा नहीं ले सकती हूँ भाई प्रॉपर्टी एंड ऑल, ये तो मतलब हमारा पैसा वैसा इसलिए नहीं ले सकते हो, ये हमारा राइट वायोलेट कर रहा है। पर हम बोल रहे हैं नहीं, हमने लॉ बनाया, हमें डीपीएस पे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, भले ही राइट वायोलेट हो रहे हो नहीं हो रहे हो कोई मतलब नहीं, अगर डीपीएस पे कोई इफेक्ट दे रहा है तो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, दे एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये बात ठीक है। आर्टिकल 50 जुडिशरी का सेपरेशन करता है सर्विसेज में और डायरेक्टली बोलता है, तो ये भी ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया? बी, क्योंकि बी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 22 बताते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमें बताना है और इनकी क्रोनोलॉजी बतानी है इनका। ठीक है, अब देखो इसको बारी बारी से करेंगे। मिनर्वा मिल्स केस, इसका पहले हम इनके आगे इनका टाइम पीरियड लिखेंगे कि कौन से ईयर में कौन से वाला हुआ था। मिनर्वा मिल्स केस हुआ था, एक सेकेंड इसको थोड़ा पहले आगे वाले पढ़ लेते हैं। इंसर्शन ऑफ डायरेक्टिव टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ये जो चिल्ड्रन वाला ना इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, उन्होंने चाइल्ड के लिए काफ़ी अमेंडमेंट्स लेकर आए थे वो लोग, इंदिरा गांधी जी काफ़ी अमेंडमेंट लेकर आए थे और उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट किए भी थे, तो ये वाला ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था। तो बाकी चीज़ें इनसे ना आगे पीछे होगा, तो हमें रिलेट करना है इस चीज़ को। मिनर्वा मिल्स केस इंदिरा गांधी जी के बाद में ही हुआ था, तो ये शायद ये 1980 की बात है। ठीक है, 1980s के आसपास की बात है। और ये हेल्थी डेवलपमेंट इंदिरा गांधी जी लाए थे 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट आया था ना, उस टाइम लेकर आए थे ये। तो हमारा पहले क्या आएगा? सेकंड, फिर आएगा 1, तो जहाँ पे सेकंड 1 आसपास है वो देखेंगे। सेकंड 1 ये हटा दो, बाकी सब में सेकंड 1 ही है। अब देखो नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आज़ादी के टाइम पे 1947-50 के जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तभी से ये प्रोविजन है, ये कोई अमेंडमेंट से नहीं है। तो सबसे पहले तो 3 आएगा, ये है देखो 3 सबसे पहले, हाँ ये हटा दो, फिर 3 पहले आएगा 2 और 1 से। अब 4 देखते हैं, प्रोविजन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इन रिजर्वेशन प्रमोशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये देखो मैं बताती हूँ, ये जो प्रमोशन वाला था ना, ये 1995 के बाद की बात है, जब इंदिरा सोनी जजमेंट और वो सब आया था, उसके बाद में से सोचा था कि प्रमोशन लाओ। राजीव गांधी के टाइम पे तो इशू चल रहा था कि प्रमोशन देना चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए प्रमोशन में भी। ठीक है, उसके बाद ही आया था एक एक्ट से, शायद 2001 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और कौन से नंबर वाला? 85th, तब इसको आर्टिकल 16 में ऐड किया गया था, तो ये तब आया था, यानी बाद में लास्ट में 4 सबसे लास्ट में आएगा। तो ये वाला हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में, तो हमारा सी इस तरह से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर डीपीएसपी। डीपीएसपी में कौन सा नहीं आता इनमें से, और कोई 2 नहीं आते हैं, देखते हैं इनको। प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविजन ऑफ फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, ये आता है, आ रहा है ना आर्टिकल 42, मैंने पढ़ाया भी, अभी ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया है। प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ये हमारी ड्यूटी है, हम प्रोटेक्ट करेंगे हमारा कल्चर, हमारे देश का हेरिटेज। लोगों की ड्यूटी है ना कल्चर मेंटेन करना, हम ही कल्चर नहीं मान रहे, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो सरकार क्या ही कर लेगी, तो ये नहीं है इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंटेन करना, ये हमारी ड्यूटी है, हम मेंटेन करेंगे। हमारे देश की एकता हम लोगों से है, हम लोग ही लड़ रहे हैं साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन होके, तो यूनिटी कैसी? अरे बात समझ में, तो ये वाला गलत है, ये हमारी ड्यूटी है, डीपीएसपी नहीं है। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आर्टिकल 39 में मेरे हिसाब से, नहीं आर्टिकल ड्यूटी ऑफ द स्टेट आर्टिकल 47 में, हाँ 47 में। ठीक है, 39 में तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, ये कहाँ पे? डीपीएसपी में। कौन सा वाला आर्टिकल? 47 में। तो 1 और 4 जो है वो डीपीएसपी है, सेकेंड और थर्ड ड्यूटी है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्बॉडीज इन अ स्टेट। इनमें से स्टेट में क्या चीज़ आती है? ठीक है, ऑप्शंस देख लो,
अब देखो स्टेट के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स में स्टेट्स है वही यहीं पे स्टेट्स है डीपीएसपी में। तो अब देखो पार्लियामेंट स्टेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट्स है, ये तो बेसिक है। पब्लिक सेक्टर पब्लिक गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है तो ये भी स्टेट है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के अंडर है, ये भी स्टेट है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये भी स्टेट ही है, स्टेट के अंडर में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट बॉडी थोड़ी है, आप और मैं थोड़ी है जो स्टेट में नहीं आएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपीज एडिड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये एजुकेशन से रिलेटेड था मेरे हिसाब से, जब आर्टिकल 21 वगैरह ऐड किए थे ना तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा आर्टिकल किस से रिलेटेड होता है। अब देखो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब इनमें से बताना है कि कौन सा इससे रिलेटेड है। स्टेट्स टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। ये डीपीएसपी में, हाँ ये बात ठीक है। एक सेकेंड, 4 है ना इसमें स्टेटमेंट, तो देखो बात सही है। देखो जब आर्टिकल 21 में इन्होंने क्या किया था कि आर्टिकल 21 में इन्होंने बोल दिया कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 से 21A 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो अब 6 तक के बच्चों के लिए क्या होगा कि सारे चिल्ड्रंस को चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दी जाए। जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज आ जाए ना सरकार के पास, तो तुम क्या करना कि छोटे बच्चे जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का इंतजाम कर देना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज आ गए हैं कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई दे पाएँ, इसलिए हमने इसको फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर दिया। अरे बात समझ में, हमारे पास रिसोर्सेज आ गए तो हमने इनको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी। थोड़ा और आ जाएगा ना तो हम इसको भी फंडामेंटल राइट्स बना देंगे, पर हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज है नहीं, तो हमने इसको डीपीएसपी में इंक्लूड किया हुआ है। तो 1 बिल्कुल ठीक है। अब देखो 1 ठीक है तो इसको हटा दो। एक सेकेंड, ये 86 मैंने बोला ना एजुकेशन से रिलेटेड है। अब आगे देखो, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, नहीं ये मैंने बताया था चिल्ड्रंस के लिए इंदिरा गांधी जी ने काफ़ी अमेंडमेंट लाए, और ये हेल्दी वाला इंदिरा गांधी जी लाए थे 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी जी लेकर आए थे, ये हमारा उसमें कोई रोल नहीं है इसमें। उसके बाद में टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी इंदिरा गांधी जी लेकर आए थे। देखो उस टाइम क्या था कि आपने ना वो अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी जिसमें वो वर्कर एज अ वर्कर रोल कर रहे हैं, तो वहाँ के देखो मूवीज़ क्या रिफ्लेक्ट करती है, जो सोसाइटी में चल रहा होता है ना उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करके बताता है कि उस टाइम सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही है ऐसे वैसे करके। तो उसके अंदर ये जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, कितना बड़ा मूव था पॉलिटिकली कि भाई वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री में बढ़ाना। एनफोर्सेबल नहीं है पर लोगों को तो ऐसा हो गया ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट ऐड कर दिया कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था पॉलिटिकली भी, तो इसको इस हिसाब से रिलेट करना, और ये उस हिसाब से आया था। ये 2002 में नहीं आया था, ये बहुत पहले आ गया था, 1990s में आया था ये। एक सेकेंड इसका मैं बताती हूँ, ये कहाँ गया, एक सेकेंड ना रुकना, यहाँ बताती हूँ। तो ये अमेंड हुआ था, ये एक सेकेंड, कोऑपरेटिव वाला तो 96 में था, पार्टिसिपेशन 43A में, ठीक है। आर्टिकल 43A में ऐड हुआ था कि भाई वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में, आर्टिकल 43 है। और ये कौन से वाले अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी जी लेकर आए थे, 42nd से। सेम काम यही किया था उन्होंने, वर्कर्स के लिए भी काम किया था, पुअर के लिए भी, वर्कर्स पुअर और चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन वर्कर्स और पुअर। अब देखो ये चिल्ड्रन देख के मार मत देना, यहाँ पे ये अलग है, ये 86 वाले से आया है क्योंकि यहाँ एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, ये हटा दो, ये हटा दो, सेकंड और थर्ड गलत था तो इसको हमने कट कर दिया। अब हमारे पास 4 देखो, स्टेट टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये एक ही बचा है, पहली बात तो यही ठीक है, तुम्हें नहीं भी आता हो तो तुम इसको टिक कर देना, ऐसे हुआ है। और ये बिल्कुल ठीक है 4th वाला, तो ये 4th वाला भी अमेंडमेंट से आया है पर इससे नहीं आया है। अब इन्होंने बोला कि 86 अमेंडमेंट से, देखो इन्होंने ना यहाँ पे कोई मिस्टेक की है ऑप्शंस में मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला था ना ये 97th अमेंडमेंट से किया था इन्होंने 2011 में। कोऑपरेटिव वाला सारे मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसी से अमेंड हुए 97 से, तो ये मेरे हिसाब से 86 वाले में नहीं हुआ है, चाहे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं दोबारा चेक कर लूँगी एक बारी, पर मेरे हिसाब से ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर होगा, 4th वाला नहीं होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव वाला 97 से आया है, 86 से नहीं आया है। अरे बात समझ में। तो नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी लिस्टेड, गांधीयन वाले बताने, गांधी जी के वैल्यू सबको पता ही है।
अब देखते हैं, पहले तो ये दिख ही गया मुझे यहीं पे, इसी को टिक कर देती हूँ। ड्रिंक्स वाले में बहुत गांधी जी कहते थे कि ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, नॉनवेज नहीं खाना है। अरे बात समझ में, तो इसको तो बिना देखे आप टिक मारो थर्ड वाले को। तो उसके बाद में टू प्रमोट इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये इंदिरा गांधी जी का है और ये सोशलिस्ट है, गांधीयन नहीं है। अमेंडमेंट से लाए थे ना इंदिरा गांधी जी इसको, तो ये गांधीयन नहीं है। गांधीयन तो वो थे ना जब कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम ऐड किए गए थे सोच के। उसके बाद टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ये भी इंदिरा गांधी जी लेकर आए थे अमेंडमेंट से। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन द इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, ये गांधीयन है। वो हमेशा बात करते थे गांधी जी, कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाओ रूरल बेसिस पे, डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल सिस्टम लेकर आओ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड और फोर्थ तो इंदिरा गांधी जी वाले हैं। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीपीएसपी, और इनमें से बस करेक्ट ही बताना है। इट वॉज बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो डीपीएसपी है वो हम लोग लेकर आए थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका से लाए थे क्या हम लोग, एक सेकेंड, देखो ये लाए थे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसको क्या याद कैसे करना, एक सेकेंड, देखो जैसे इरिस डायरेक्टिव, ठीक है, आई आर इस हिसाब से याद करना कि इरिस से लाए थे हम लोग, अमेरिका से नहीं लाए थे। मैं इसको ऐसे याद करती हूँ तो याद हो जाता है, इरिस से लाए थे, और इरिश वाले इसको कहाँ से लाए थे, स्पेनिश से। ठीक है, इरिश वाले स्पेनिश से लाए थे और हम लोग लाए थे इरिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लाए थे। पहली बात ये यहीं गलत हो गया, और हाँ पार्ट 4 में मेंशन है, ये बात हमको पता है, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद में एक सेकेंड, फर्स्ट हटाई दो, अब हमारे पास क्या बचा, 2 एंड थर्ड बिल्कुल ठीक बता रहे हैं ये लोग, दोनों में मेंशन है। इट इज़ अ फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द नेशन एंड प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसमें कोई शक ही नहीं है, एकदम सीधी सी बात बोली इन्होंने कि फंडामेंटल है गवर्नमेंट्स में, तो बी वाला तो ठीक है ही। इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लीगली बाइंडिंग है क्या ये, नहीं, ऐसा नॉन जस्टिसेबल है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, ऑब्लिगेशन है बस स्टेट पे कि उनको इसको ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, इसको अपने माइंड में रखना है, अपने दिमाग से नहीं निकाल देना है कि हमें वेलफेयर के लिए काम करना है, सिर्फ दिमाग में रख के काम करना है। ये बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है स्टेट के पास कि उन पर बाइंडिंग होती है, तब तक तो देश कहीं हो जाता। तो ये सेकंड गलत है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्बॉडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड नॉट दैट ऑफ अ पुलिस स्टेट। स्टेट्स वेलफेयर स्टेट की जो बात कर रहा है डीपीएसपी, यही पढ़ रहे हैं हम लोग, यही आंसर होगा। Which of the following DPSP have been given precedence over fundamental rights under Article 14 and 19? इन देखो ये पूछा है कि इनमें से कौन से डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से, एक सेकेंड ऐसे नहीं, इनमें से कौन से डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स यानी 14 और 19 से ऊपर रखा गया है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये मेंशन भी कहाँ मेंशन है, ये आर्टिकल 31 में शायद, हाँ 31 के सी पार्ट में मेंशन है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन जो आर्टिकल 14 और 19 को चाहे वॉयलेट करते हो पर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो माने जाएंगे। कौन कौन से डीपीएसपी, सारे डीपीएसपी को नहीं, सिर्फ कुछ डीपीएसपी, और वो कौन से वाले डीपीएसपी, ये आर्टिकल 39 बी और 39 सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर वॉयलेट हो रहे हैं 14 और 19 आर्टिकल तो चलेगा। ठीक है, और ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 31 सी में मेंशन है। नेक्स्ट देखो 30th देखते हैं, विद रेफरेंस टू द डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताना है, 3 पॉइंट है और 4 पॉइंट है, और लिबरल आइडियोलॉजी बतानी है। ठीक है, 4 पॉइंट है, लिबरल आइडियोलॉजी बताना है हमको, तो हम देखेंगे इसको, एक सेकेंड। टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लिबरल है। आर्टिकल 44 एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की बात हो रही है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, लिबरल है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लिबरल है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की बात की गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है ही, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, पर देख लेती हूँ फिर भी। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, इंदिरा गांधी जी लाए थे, सोशलिस्ट पैटर्न है ना ये, पुअर चिल्ड्रन, और एक और था ना वो जो इंदिरा गांधी जी ने, पुअर चिल्ड्रन और वर्कर्स, इनके लिए इंदिरा गांधी जी ने अमेंडमेंट किया है। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू द डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 4 स्टेटमेंट्स अगेन, और हमें उनमें से बताना है सोशलिस्ट कौन सा है। ठीक है, इसमें से मैं बताओ कि सोशलिस्ट कौन से वाला है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, ये लिबरल है, सोशलिस्ट नहीं है। सोशलिस्ट वो रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटी। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, पुअर लोग, जस्टिस की बात की गई है, ये सोशलिस्ट है बिल्कुल बेशक। तो सेकंड हो गया हमारा सही, इसको हटा दो, इसको हटा दो, फर्स्ट गलत है, हमारा आंसर आ गया 2, 3 एंड 4।
फिर भी चेक करेंगे हम आगे वाले। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको ऐसे याद करना, अनएम्प्लॉयमेंट है उनको वर्क देना, जो सिक है उनको एजुकेशन देना, और जो डिसेबल है या ओल्ड एज है उनको पब्लिक असिस्टेंस देना। ऐसे याद करना है इसको, ठीक है। तो मतलब ये वैसे तो कॉमनली लिखा हुआ, पर मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, पब्लिक असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उन्हीं को काम दोगे ना, जो बीमार है उनकी हेल्प करो थोड़ी पढ़ाई में, और जो बूढ़े हैं और जिनमें कोई इशू है तो वो पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए उन लोगों को, ठीक है। तो ये थर्ड वाला सही है। फोर्थ देखो, टू मेक द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये ह्यूमन राइट्स की बात होगी ना कि अच्छी कंडीशन मिलनी चाहिए जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी सोशल इशू है, ये भी सोशल है, ये भी सोशल है। तो 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड द DPSP नॉन जस्टिसेबल बिकॉज डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री एक्टिंग एज अ ब्लॉकेज फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, सारे स्टेट्स में लागू नहीं है, गोवा में है जैसे इम्प्लीमेंटेड है ये, तो ये सारे स्टेट्स में क्यों नहीं है? क्योंकि देखो डाइवर्सिटी बहुत है अपनी कंट्री में, ठीक है, और इस डाइवर्सिटी की वजह से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पा रहे हैं। कहीं कोई रिलीजन है, कहीं कोई रिलीजन है, तो बहुत बैकलैश हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और कंट्री थोड़ी बैकवर्ड भी है कि भाई अपने उसूलों पे रहते हैं, थोड़ा चेंज होने की कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से क्या था कि वो नॉन जस्टिसेबल बनाया कि अगर अभी जिस हिसाब से देश का माहौल था आज़ादी के वक्त, पार्टीशन चल रहा था, तो इस हिसाब से ये नॉन जस्टिसेबल रखना ही ठीक था, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही बात है। सेकंड देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट। ये मैं इतनी देर से पढ़ाती आ रही हूँ आपको कि DPSP को नॉन जस्टिसेबल इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम DPSP को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स एज कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये देखो बहुत ही फैक्चुअल पॉइंट है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ग्रेनविले ऑस्टिन जी ने ये बोला था कि भाई फंडामेंटल राइट और DPSP कंसाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, सिर्फ ये फैक्ट ही है, याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, विद यूनिफॉर्म सिविल कोड के रेफरेंस में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो आर्टिकल 44 में मेंशन है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट शैल इम्पोज UCC थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल ठीक है। 44 के अंदर ही मेंशन है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। एट प्रेजेंट गोवा इज द ओनली स्टेट टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो लोग ये PDF से सॉल्व करेंगे उनके देख के, तो वो इसको करेंगे बोथ 1 and 2, क्योंकि आंसर यही मेंशन होगा PDF में। पर ये पुराना है, और अभी जो है 2024 में उत्तराखंड भी एक स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट गोवा है, सेकंड उत्तराखंड है, तो ये ओनली स्टेट नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा 1 ओनली। पर PDF वालों को ये मिलेगा आंसर, पर अब ये न्यू करंट अफेयर से अपडेट कर लेना, ठीक है। 35th, विद रेफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमें ये 2 स्टेटमेंट बताना है DPSP से रिलेटेड कि इनमें से कौन से वाला ठीक है। तो अब देखो, दे हैव हेल्प द कोर्ट्स इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कोर्ट को हेल्प करता है ना ये लॉ को बताने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। दे आर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और जनरल रिकमेंडेशन एड्रेस टू ऑल द अथॉरिटीज इन द इंडियन यूनियन। ये बात भी ठीक है कि भाई एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जितनी भी अथॉरिटीज़ है ना, अथॉरिटीज़ यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, कि इंडियन यूनियन में जितने अथॉरिटीज़ हैं उनको रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप ऐसे वर्क करो, ये पॉलिसीज़ लाओ, ऐसे लाओ, वैसे लाओ, तो ये इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बोथ 1 and 2। बेसिक्स से थे ना ये तो 35th वाला। तो नेक्स्ट देखो, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ध्यान से देखना इसको, रिफ्लेक्ट्स, थोड़ा बहुत भी अगर ह्यूमन राइट्स की बात आ रही है तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा और किस में आ रही है? प्रियम्बल में है। कितनी यार पॉजिटिव बात की, ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ा है, ठीक है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना वो बहुत वाइड है, तो ये सारे रिफ्लेक्ट करते होंगे कहीं ना कहीं। देखो हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है तीनों में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट करता होगा ह्यूमन राइट्स में। तो हमारा आंसर होगा 1, 2 and 3। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में UPSC भी देता है, ठीक है, तो इनको बिना सोचे समझे टिक करना है, ये बहुत ही वाइड स्टेटमेंट है, एप्टीट्यूड से करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो 37th, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4th। पार्ट 4 के आउटसाइड डायरेक्टिव्स है। देखो अगर ये नहीं भी आता तो पहले ये देखना इनमें से डायरेक्टिव कौन कौन से हैं और ये आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है,
पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है। देखो, क्लेम्स टू SC/ST टू द सर्विसेज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, ठीक है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों मेंशन है। अभी इनमें से DPSP में कौन कौन सा मेंशन है? ये तीनों ही DPSP में मेंशन नहीं है। क्लेम्स वाला मैंने ऊपर देखा था कि DPSP नॉन जस्टिसेबल है, तो क्लेम्स नहीं कर सकते हैं SC/ST। तो देखो ये वाला मेंशन है SC/ST वाला, क्लेम्स वाला 335 में, ठीक है, 335 में ये क्लेम्स वाला मेंशन है। ये इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग वाला भी मेंशन है कि पहले हिंदी लैंग्वेज का प्रमोट करो। ये आर्टिकल 351 में ये भी मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर इंस्ट्रक्शन है स्टेट को, ठीक है, कि अपनी मदर लैंग्वेज मदर टंग में प्रमोट करने, इंस्ट्रक्शंस देने। ये वाला 350 में है, मदर टंग वाला 350 में है, हिंदी लैंग्वेज वाला 351 में है, और SC/ST वाला 335 में है। तो ये तीनों ही है। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉन जस्टिसेबल? DPSP, प्रीएम्बल, और ये दो तो हैं, 1, 3 तो है, ये हटा दो। 4 फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसेबल है ना, आर्टिकल 32 स्पेसिफिकली मेंशन करता है। तो हमारा आंसर हो गया C, 1, 2 and 3। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसेबल है। अगर भाई मैं कह दूं कि भाई मैं साइंटिफिक टेम्पर नहीं डेवलप कर रही हूँ, तो क्या हो गया? कोर्ट में थोड़ी जाएगा कोई कि भाई नहीं डेवलप कर रही है, अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों ही नॉन जस्टिसेबल है। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।